नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भौतिक भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में अपरदन की जो संकल्पना है, जो विलियम डेविस मॉरिस महोदय ने दी थी, उसकी चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम में आगे पैंक महोदय के द्वारा जो अपरदन की जो संकल्पना दी गई है, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पैंक महोदय के जो अपरदन चक्र का सिद्धांत है, उसे पढ़ने से पहले हम पैंक महोदय के बारे में जान लेते हैं कि जो वॉल्थर पैंक नामक भूगोलवेत्ता थे, ये जर्मनी के थे और इन्होंने स्थल रूपों के विकास के बारे में प्रस्तुत मॉडल को आकारिकी तंत्र अर्थात मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या फिर आकारिकी विश्लेषण अर्थात मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से दिया था। और ये जो सिद्धांत थे इनके अपरदन के बारे में, ये सिद्धांत इनकी मृत्यु के बाद 1924 में प्रतिपादित हुए थे, प्रकाशित हुए थे। पैंक महोदय ने जो अपरदन का सिद्धांत दिया, उसमें पैंक महोदय ने डेविस की तरह ही आर्द्र प्रदेशों में प्रवाहित जल और नदियों को अपरदन का प्रमुख कारक मानते हुए अपरदन चक्र का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो अपरदन है उसका महत्वपूर्ण कारक जो है वो जल है। इसके अनुसार किसी भी प्रदेश में उत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही अपरदन के कारक सक्रिय हो जाते हैं और अपरदन का कार्य तब तक घटित होता है जब तक कि आधार तल की प्राप्ति न हो जाए। पैंक महोदय ने डेविस महोदय से अलग ये समझाया कि डेविस महोदय कह रहे थे कि किसी भी जगह एक बार उत्थान होता है और उत्थान जब पूरा हो जाता है उसके बाद अपरदन प्रारंभ होता है। लेकिन पैंक महोदय ये कह रहे हैं कि जैसे ही उत्थान होता है अपरदन स्टार्ट हो जाता है और तब तक अपरदन चलता है जब तक कि वहाँ पे जो भाग ऊपर उठा हुआ है वो समतल में तब्दील ना हो जाए। आर्द्र प्रदेशों में मुख्य नदी के साथ ही जब सहायक नदियां भी आधार तल प्राप्त कर लेती हैं, तब एक अपरदन का चक्र है जो पूर्ण हो जाता है और अंतिम रूप से लगभग समप्राय मैदान, जिसमें हम कहें कि इंड्रप, छोटी छोटी ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं, उस मैदान में इंड्रप का वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है और यहाँ जल विभाजक के अवशेष जो हैं वो इंसेलबर्ग के रूप में रह जाते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे अपरदन हुआ है। ये पैंक महोदय के द्वारा दिया गया चित्र है जिसमें ये यहाँ से हम देखेंगे तो ये ऊंचाई है और ऊंचाई का जो उत्थान है उत्तरोत्तर नहीं हो रहा है, उसके साथ ही यहाँ पे जो है उसका जो अपरदन है वो प्रारंभ हो गया है। ये ग्राफीय प्रदर्शन है अपरदन का और यहाँ हम देखें कि लास्ट में चल के जब इसका अपरदन हो रहा है तो ये इंड्रप और जो इंसेलबर्ग हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टीलेनुमा आकृतियाँ हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो ये ग्राफीय है उसके अंतर्गत। इसमें पैंक महोदय ने समझाया है कि देखिए कि उत्थान और अपरदन की सम्मिलित अवधि को अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक घटित होने वाली क्रिया माना है, जबकि केवल अपरदन के समय को अपेक्षाकृत छोटा माना है। और पैंक ने इसके लिए एक सूत्र भी दिया है। पैंक ने ये कहा है कि जो उत्थान हो रहा है किसी पर्वत श्रृंखला का और जो अपरदन हो रहा है साथ साथ, तो ये तो क्या लंबे समय तक चलता है, लेकिन जब उत्थान रुक जाए और उसके बाद केवल अपरदन कुछ समय के लिए ही चलता है और वह भाग अपरदित होकर समतल में तब्दील हो जाता है। उन्होंने कहा है कि स्थल रूप, उसके बाद उत्थान की प्रावस्था, दर और निम्नीकरण का प्रतिफल होते हैं। बहुत ही बढ़िया सूत्र है, इसे आप वापस समझिए अच्छे से। पैंक महोदय कहना चाह रहे हैं कि जो स्थल रूप हैं वो उत्थान की प्रावस्था, उसकी दर, कितनी तेजी से उत्थान हो रहा है, निम्नीकरण अर्थात अपरदन, इनका प्रतिफल होता है, इनका मिला जुला रूप होता है किसी भी क्षेत्र में
कोई अपर्दित भाग नजर आ रहा है तो बैंक महोदय के अनुसार एक समय उसका उत्थान रहा होगा, उस पे उसकी कितनी दर रही होगी उत्थान की, उसके साथ उसके निम्नीकरण की भी दर रही होगी, और फिर इन सब का जो मिला जुला प्रतिरूप है वो स्थल रूप, जिसे हम अपनी आंखों से अवबोध कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस सूत्र के अनुसार अपर्दन की प्रक्रिया विभिन्न प्रावस्था में घटित होती है और प्रत्येक प्रावस्था में उत्थान और अपर्दन का विशिष्ट दर होता है। इसी अनुरूप ऊंचाई एवं उच्चावच और विषमता में कमी आती है, अर्थात उस पार्ट का निम्नीकरण होता है, उसका अपर्दन होता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट बात ये है कि जो डेविस महोदय थे वो बता रहे थे कि एक बार उत्थान होता है और उसके बाद अपर्दन प्रारंभ होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, लेकिन पेंक महोदय ये समझा रहे हैं कि जो स्थल रूप है जहाँ पे उत्थान होगा उसी समय अपर्दन भी प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, उनकी दर में डिफरेंट हो सकता है कि शुरुआत में लगे कि जो उत्थान की दर है वो बहुत तीव्र है, तो हमें उस एरिया में केवल उत्थान ही नजर आए और हमें ये दिखे नहीं कि अपर्दन हो रहा है, लेकिन अपर्दन भी साथ ही प्रारंभ हो जाता है और आगे चल के जो स्थलाकृति नजर आती है वो इन दोनों का मिला जुला प्रतिरूप होता है। पेंक ने अपर्दन चक्र की 5 प्रावस्थाओं को बताया है। प्रथम 3 अवस्था में उत्थान होता है, यानी कि वो कह रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो शुरुआत में उत्थान हो रहा है तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया में लगेगा कि यहाँ पे केवल उत्थान हो रहा है, और उन्होंने कहा कि अपर्दन तो साथ ही घटित हो रहा है, लेकिन अंतिम 2 प्रावस्था में केवल अपर्दन की क्रिया घटित होती है और वहाँ हमें दिखता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया उठा हुआ था अब ये अपर्दित होना प्रारंभ हो गया है। तो 5 स्टेप उन्होंने किसी भी स्थलाकृति के अपर्दन की जो संकल्पना है उसमें बताए हैं। प्रथम प्रावस्था में प्रदेश की ऊंचाई और उच्चावच दोनों में वृद्धि हुई है। ऊंचाई में वृद्धि का कारण उत्थान की दर का अपर्दन की तुलना में अधिक होना है, जबकि उच्चावच में वृद्धि का कारण नदियों द्वारा तलीय कटान की अधिकता है। दूसरी प्रावस्था में अपर्दन की तुलना में उत्थान की दर अधिक होने के कारण ऊंचाई में वृद्धि होती है, लेकिन जो उच्चावच हैं वो स्थिर रहते हैं, वो स्थलाकृति स्थिर नजर आती हैं। तीसरी स्टेज में उत्थान और अपर्दन दोनों की दर लगभग समान हो जाती है, अतः ऊंचाई में वृद्धि रुक जाएगी, और जबकि घाटी की ऊपरी और निचले भाग में अपर्दन की दर सामान्य होने के कारण जो स्थलाकृति जो उच्चावच है वो हमें स्थिर नजर आते हैं, वो स्थिर रहते हैं। चौथी प्रावस्था की बात अगर हम कर लें यहाँ पे, तो उसमें उत्थान का प्रभाव पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो जाएगा और नदियों द्वारा तलीय कटाव के साथ क्षैतिज कटान के प्रभाव से ऊंचाई में कमी आने लगती है, लेकिन घाटी के ऊपरी और निचले भाग में अपर्दन की दर समाप्त होने के कारण उच्चावर चौथी अवस्था में भी स्थिर बना रहता है। और पांचवी जो अवस्था है उसमें क्षैतिज अपर्दन की अधिकता, निक्षेपण का प्रभाव और तलीय कटाव भी लगभग समाप्त हो जाने के कारण ऊंचाई और उच्चावच दोनों में कमी आने लगती है। अंततः इंटरप जैसे समप्राय मैदान, यानी कि ऐसा मैदान जिसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे टीले हों, उसे इंटरप जैसा समप्राय मैदान कहते हैं। इसके साथ ही यह अपर्दन का एक चक्र है जो पूर्ण हो जाता है। पेंक महोदय ने अपर्दन चक्र की संकल्पना में ढालों के विकास को पर्याप्त महत्व दिया और ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है, और ये है उनका ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। इसके अनुसार अपर्दन चक्र की प्रक्रिया में एक ढाल का दूसरे ढाल में प्रतिस्थापन हो जाता है। सर्वप्रथम उत्तल ढाल का निर्माण होता है जिसका प्रतिपादन सम ढाल में हो जाता है और पुनः सम ढाल का प्रतिपादन अवतल ढाल में हो जाता है। यानी पेंक महोदय कह रहे हैं कि एक बार इस प्रकार से ढाल बनेगी नंबर 1, ये है उत्तल ढाल। दूसरी बार वो कह रहे हैं कि ये ढाल ऐसी हो जाएगी सम ढाल नंबर 2, और नंबर 3 पे यही ढाल इस प्रकार से हो जाएगी कि यहाँ पे उत्तल, फिर समतल, और फिर वो एक गड्ढे में अवतल ढाल में तब्दील हो जाएगी। ये ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत है।
जब कई अवतल ढाल परस्पर मिलते हैं तब इन द्रव का विकास होता है और इन ढालों के मध्य में भी जल विभाजक इन सेलबर्ग के रूप में रह जाते हैं। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत को विस्तार से हम आगे की जो पोस्ट होंगी हमारी उसमें चर्चा करेंगे। स्पष्ट है कि पैंक का अपवर्तन चक्र का जो मॉडल है डेविस के अपवर्तन चक्र की तुलना में अधिक वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। इसी कारण पैंक के मॉडल को अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। हालांकि प्रारंभिक सिद्धांत के रूप में डेविस के मॉडल का भी महत्व बना रहा है। तो ये कंसेप्ट ऑफ इरोजन दोनों ही विद्वान महान विद्वान थे, जिसमें विलियम्स मॉरिस डेविस की अपवर्तन की संकल्पना और पैंक महोदय की अपवर्तन की संकल्पना का आज हमने अध्ययन किया है। थैंक यू।